हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें 1980 के दशक में ले चलेगी और उस समय की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी। इस किताब का नाम है लायर्स पोकर, जिसके ऑथर है माइकल लुइस। माइकल लुइस के द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है लायर्स पोकर, राइजिंग थ्रू द व्रेकेज ऑफ द वॉल स्ट्रीट, ये एक फैसिनेटिंग किताब है जिसमें लेखक उस समय के अनुभव साझा करते हैं जब वो सोलोमन ब्रदर्स नाम की फेमस बैंक में काम किया करते थे, जो 1980s के दशक में एक नामचीन बैंक हुआ करता था। ये किताब हमें फाइनेंशियल इंडस्ट्री के कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ एक वर्कर ही बता सकता है, और साथ ही हमें एक ऐसी यात्रा करवाता है जो हमें बॉन्ड ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सिखा देती है एक शॉट में। ये किताब एक चेतावनी वाली कहानी है जो साथ ही उन लोगों के लिए डिलेमास हो सकती है जो कवर करती है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हैं। इस किताब में महत्वाकांक्षा, ह्यूमैनिटी और वेल्थ की खोज के बीच एक व्यक्ति संघर्ष करता हुआ उन सभी की बातें की गई है। चलिए अब जानते हैं इस किताब के 7 महत्वपूर्ण लेसन्स और बढ़ते हैं आगे। लेसन नंबर 1, एक्सेस ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस पॉइंट के थ्रू लेखक हमें 1980s के फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों की बेपरवाही और फिजूल खर्चे के बारे में बताते हैं। इस समय के दौरान ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, बैंकर्स एक समृद्ध जीवन शैली का हिस्सा थे जिन्हें लमसम बोनस भी मिला करता था। ये मुनाफे की तरफ लगी दौड़ अक्सर मोरल स्टैंडर्ड्स को नीचे गिरा देती है और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी डिसरिगार्ड करती है। ऑथर लुइस की कहानी में हम लैविश पार्टीज और अथाह कंपटीशन देखने मिलता है जो समय वॉल स्ट्रीट की विशेषता थी, और इस एक्स्ट्रावैगेंट और अमीरी के चलते उस समय फाइनेंशियल मार्केट्स काफी अनस्टेबल हो गए थे, जिससे कई रणनीतियां जोखिम भरी हो गई थी। लेसन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन फाइनेंस। कई महत्वपूर्ण कारणों की वजह से नैतिकता यानी एथिक्स का महत्व जीवन के हर पहलू में गहरा है, फिर चाहे वो आपका समाज हो, आपकी कंपनी हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ। सबसे पहले तो एथिक्स हमें एक मोरल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो हमें सही और नैतिक निर्णय लेने में सहायता करता है और निष्पक्षता, ईमानदारी और आपसी मेलजोल को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये आपके आपसी विश्वासों को बढ़ाता है और आपके रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाता है और टीम वर्क में भी मदद करता है। तीसरा, नैतिक आचरण अक्सर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करते हैं और इसीलिए आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम में फंसने से बचाते हैं और आपकी रेपुटेशन को भी सेफ रखते हैं। चौथा और आखिरी, कि नैतिक मूल्य आपको एक पर्पस देता है कि आप अपने हर काम अपनी वैल्यूज के दायरे में करें, जिससे आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है और आपकी संतुष्टि भी बढ़ती है। तो एक अच्छे, ईमानदार और विश्वासु समाज का रोपण भी होगा जब समाज के उस सोसाइटी के लोग अपनी मोरल वैल्यूज को समझेंगे। लेसन नंबर 3, कॉर्पोरेट कल्चर। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कॉर्पोरेट कल्चर को किताब में एग्जामिन किया गया है
जो मोरल स्टैंडर्ड्स को भी साइड में रखकर सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। सोलोमैन ब्रदर्स, जो एक 1980s के दशक की एक नामचीन इन्वेस्टमेंट बैंक थी, उसके कल्चर को लेखक ब्रूटल और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उस दौड़ में सिर्फ मुनाफे की तरफ हुआ करती थी। इस कल्चर में नैतिकता जैसा कुछ नहीं होता और ये आपको अपनी कंपनी और क्लाइंट्स को नहीं बल्कि खुद को पहले रखने की सीख देता है। तो ये किताब हमें ये बताती है कि कैसे एक कंपनी का कल्चर उसके एम्प्लॉयज के पर्सनल लाइफ पर भी प्रभाव डाल सकता है। इस किताब लायर्स पोकर के दो स्तंभ हैं, हास्य यानी कि ह्यूमर और नजरिया यानी कि पर्सपेक्टिव। लेखक एक प्रभावशाली कहानी तो सुनते ही है, लेकिन हास्य और कॉमेडी से मिश्रण के साथ जो हमें 1980s के वॉल स्ट्रीट की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता बताती है। इस किताब की कॉमेडी वॉल स्ट्रीट को बड़े बड़े और अमीर लोगों के साथ सहानुभूति रखती है और उनकी अमीरी की विषमता को दर्शाती है। इसे कहानी थोड़ी लाइट हार्टेड हो जाती है और साथ ही में रीडर्स पर एक गहरा प्रभाव डालती है जो उन्हें उस समय के सिचुएशंस को समझने में मदद करता है। लेसन नंबर 5, द इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन। 1980s का समय कंपटीशन इस बात को बढ़ावा देता था कि आप ज्यादा से ज्यादा जोखिम उठाए, जल्दी जल्दी लाभ का फायदा ले और सबसे पहले खुद को रखे, नैतिकता को नहीं। इस कंपटीशन के चलते हर कोई दूसरों के साथ नहीं बल्कि दूसरों के आगे निकलने की सोच रखता था और ये उस समय का एक कल्चर सा बन गया था। ये किताब हमें वार्न करती है कि ऐसे कंपनी कल्चर से दूर रहे जिसके लिए आप सिर्फ सेल्फिश बनना सीखते हैं और कुछ नहीं, लेकिन साथ ही में इस बात पर भी जोर डालती है कि कंपटीशन ही वो चीज़ है जो लोगों के अंदर से उनके छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालती है और उनके काम की क्वालिटी को बढ़ाती है। ये किताब हमें कंपटीशन को छोड़ने की नहीं बल्कि मोरल वैल्यूज और कंपटीशन के बीच का संतुलन बनाने की सीख देती है, जहां हम भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। लेसन नंबर 6, द फ्रेजाइलिटी ऑफ रिप्यूटेशन। इस किताब में आपकी प्रतिष्ठा की कमजोरी एक मेजर थीम है। वॉल स्ट्रीट में रेप्यूटेशन एक करेंसी की तरह थी जो आपके लिए अवसर के द्वार खोल भी सकती थी और बंद भी कर सकती थी। ये किताब इस बात पर प्रभाव देती है कि कैसे आपके निर्णय, आपके काम और आपके व्यवहार से आपके और कंपनी के रेप्यूटेशंस बिगाड़ सकती है और सुधार भी सकती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कॉर्पोरेट्स में आपका रिलेशन आपके विश्वास पर बने होते हैं और ऐसे में आपकी क्रेडिबिलिटी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये किताब हमें वार्न करती है कि अगर हम बेपरवाह होकर और नैतिकता को छोड़कर अगर काम करते रहे तो एक दिन ये हमको जरूर हानि पहुंचाएगी। तो हमेशा ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अपना काम तो करते रहिए, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि नाम बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन नाम बिगड़ने के लिए केवल एक क्षण ही काफी होता है। लेसन नंबर 7, टीम वर्क एंड मेंटोरशिप। वॉल स्ट्रीट पर टीम वर्क जरूरी भी था और मुश्किल इस बात की थी कि लेखक अपनी किताब में सजा करते हैं। ये किताब एक उदाहरण पेश करती है कि कैसे बैंकर्स और ट्रेडर्स साथ मिलकर मुश्किल ट्रांजैक्शंस को और मार्केट को हैंडल करते हैं। सफल टीम्स उनको मनाना जाता है जो रिस्क कम लेते हैं और जिन्हें सफलता ज्यादा मिलती है। मेंटोरिंग का महत्व को भी लेखक ने हाईलाइट करा है कि समस्या की कितनी जरूरी है कि सीनियर स्टाफ यंगस्टर कलीग्स के साथ अपने अनुभव और ज्ञान साझा करें। मेंटोरशिप लर्निंग को आसान बनाती है और ये चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में सही राह भी दिखाती है। तो अपने मेंटोर से प्लीज डरिए मत, उनको इग्नोर भी मत कीजिए, बल्कि उनकी सहायता से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ लायर पोकर्स के 7 लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं।
ये किताब कॉरपोरेट कल्चर में मॉरल एथिक्स को नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को प्राथमिकता देने की बात करती है और इस पर इंसाइट्स है। ये उन बातों पर जोर देती है कि ना सिर्फ वॉल स्ट्रीट के समय 1980s के टाइम पर वैलिड थी, बल्कि आज जैसे भी ज़्यादा पैसे या फाइनेंशियल एक्सेस से ज़्यादा जोखिम लेने से फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव पर भी गहरा असर पड़ सकता है। ये किताब ईमानदारी और निष्ठा के मूल्य पर जोर देती है, जिससे हम वॉल स्ट्रीट के ऑब्स्टैकल से उभर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है, एक कैटलिस्ट है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स से मनी मास्टर द गेम नाम की एक किताब के बारे में, जो हमारे फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचने का रास्ते को आसान बनाएगी। So this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.